आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। राहुल गांधी के ताज़ा वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि मेरे चुनाव में भी ऐसा हुआ था, सट्टा बाजार भी मेरा समर्थन कर रहा था, तो 1 घंटे के भीतर 11% वोट कैसे बढ़ गए। अगर ये इनकरेक्ट और बेसलेस है तो वो लोग जिनकी फ़ोन नंबर से वोट डिलीट हो गए थे वो उनको तो पेश करे थे। वो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये मेरे नंबर है, मगर मुझे जानकारी है ही नहीं कि मेरा ये वोट कैसे, मेरे फ़ोन कैसे यूज़ करें। कोई सोच सकते हैं कि आज के दिन टेक्नोलॉजी पे यू कैन नॉट यूज़ द फ़ोन। कंप्यूटर जनरेटेड कितने नंबर्स आपके पास, कितने स्कैम, डिजिटल अरेस्ट तक हो रहा है देश में, और ये आप मुझे सुना रहे हो कि ये नहीं हो सकता है। ये अगर नहीं हो सकता है तो आप दिखाइए और हमें समझाइए लॉजिक। मुझे बताइए कि ये वोट कैसे डिलीट हुए इस नंबर से, ये कैसे हुए, ये सबूत है ना, तो आप दिखा दीजिए। वो तो नहीं दिखाएंगे, ये नॉनसेंस है, ये है, वो है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब कोई मानने वाले। मेरे अपने इलेक्शन में ये हुआ, सट्टा बाजार तक मेरी बैकिंग कर रही थी, तो 1 घंटे के अंदर 11% वोट कैसे बढ़ गए। मैंने सवाल जब भी पूछा, मैं अभी भी पूछ रही। जब लोगों के मन में एक शंका आ गई तो जिम्मेदार अगर माना जाएगा ईसी को, तो जिम्मेदारी उन पे है कि ये समझाए पब्लिक को कि हाँ ये आदमी आया है, इसके फ़ोन नंबर में ये सच है कि इतने वोट डिलीट हुए, ये तो सबूत है, मगर ये ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता, कहिए ये नॉनसेंस है, ये सच नहीं है, इससे तो कोई मानने वाले नहीं है। ये आग लग गई देश भर में, सबको माइंड में डाउट है। अभी मैं आई हूँ जहाँ आदमी कह रहा है मैडम मेरे अपने परिवार के इतने वोट हैं और मुझे 2 ही वोट मिले, ऐसे कैसे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज ब्रिटिश कंपनियों से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार की मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना में निवेश करने के लिए आगे आएं। सीएम पहले ही कह चुके हैं कि आलोचना के बावजूद राज्य इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कंपनियों से फार्मा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करने की अपील की। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कैमरन को तेलंगाना में विनिर्माण उद्योग और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल के बारे में जानकारी दी। रेवंत रेड्डी के कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से ब्रिटिश निवेशकों को फार्मा, ईवी सेक्टर और फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया। कैमरन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्रिटेन सरकार शिक्षा और प्रौद्योगिकी में भी सहयोग बढ़ाने को तैयार है। बैठक में कैमरन सह वित्तपोषण के आधार पर तेलंगाना के मेधावी छात्रों को यूके सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिष्ठित शेवनिंग छात्रवृत्ति प्रदान करने पर सहमत हुए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार तेलंगाना राज्य के सरकारी शिक्षकों और प्रोफेसरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी तैयार है। सीएम रेवंत रेड्डी ने अनुरोध किया है कि यूके के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले तेलंगाना के छात्रों की सुविधा के लिए यूके के विश्वविद्यालयों को हैदराबाद से संचालित किया जाए। राहुल गांधी द्वारा आज लगाए गए वोट चोरी के ताज़ा आरोपों पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि वोट चोरी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा मजाक है। उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक जोकर हैं। उन्होंने जो कहा उसमें इतना अच्छा क्या है, यह कुछ भी नहीं है। उनके आरोप एक दिखावा और बचकाना है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वे मुख्य रूप से बच्चों द्वारा सॉफ्टवेयर के साथ खेलने, नामों को हटाने और बेहतरीन ढंग से जोड़ने पर आधारित है। सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक बथुला लक्ष्मा रेड्डी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में किसान समर्थक पहल के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। नलगोंडा जिले के मिरियालगुंडा से विधायक लक्ष्मा रेड्डी ने मुख्यमंत्री से 1 लाख किसानों को यूरिया का एक बैग मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए दान का उपयोग करने का आग्रह किया। यह एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विधायक ने अपने बेटे की शादी के लिए मिरियालगुंडा में एक रिसेप्शन की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने किसानों की मदद के लिए पैसे दान करने का फैसला किया। वही मुलाकात के दौरान लक्ष्मा रेड्डी के साथ उनके बेटे और बहू और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने उदार दान के लिए परिवार के सदस्यों की प्रशंसा की।
पूर्व बीआरएस नेता के कविता ने स्पष्ट किया है कि विधान परिषद से उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मंजूरी इसलिए लंबित है क्योंकि विधान परिषद के सभापति फिलहाल अनुपलब्ध है। बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कविता ने यह टिप्पणी की है। कविता ने यह भी कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना एकता दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में उन्होंने बंजारा हिल्स कार्यक्रम में तेलंगाना जागृति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बीआरएस ने पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के लिए हानिकारक व्यवहार का हवाला देते हुए सितंबर में निलंबित कर दिया था। इसके बाद कविता ने वरिष्ठ बीआरएस नेताओं की सार्वजनिक आलोचना की, विशेष रूप से पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव और पूर्व सांसद जे संतोष कुमार पर भ्रष्टाचार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर उनके पिता की छवि खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया। वही कविता ने राज्य सरकार द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की जाँच के संचालन पर भी सवाल उठाया था। तेलंगाना के जगतियाल जिले में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अपने माता पिता द्वारा डांट जाने के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। घटना विद्यानगर इलाके में हुई। मृतक की पहचान राहुल के रूप में की गई है, जो बीटेक ड्रॉप आउट था। जब उसके माता पिता ने उसे ऑनलाइन गेम न खेलने के लिए कहा तो राहुल ने अपने आवास पर फांसी लगा ली। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल के रिश्तेदार ने कहा, राहुल के पिता जो किराना दुकान चलाते थे, उन्होंने उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया था। वही इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि मल्लारेड्डी कॉलेज में बीटेक कार्यक्रम में उन्होंने एडमिशन दिलाया था। हालांकि राहुल पहले 2 वर्षों में असफल रहे और पढ़ाई छोड़ दी। राहुल जगतियाल लौट आया और ऑनलाइन गेमिंग में शामिल हो गया। वही रिश्तेदार ने बताया कि कल वह शाम को अपने कमरे में लटका हुआ पाया गया। विद्यानगर के निवासियों ने केंद्र से ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है और कहा है कि कई युवा इस गेम की लत के कारण यह कदम उठा रहे हैं। इसके पहले भी ऑनलाइन गेम के कारण तेलंगाना में युवाओं द्वारा आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं। अप्रैल 2025 में ऑनलाइन गेम में कथित तौर पर पैसे हारने के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास एक 25 वर्षीय व्यक्ति की आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। हैदराबाद में रविवार को मिलादुन्नबी कार्यक्रम को लेकर हुई लड़ाई में शामिल होने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घटना तब हुई जब वेनेलपल्ली में आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर 2 समूहों में लड़ाई हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमआईएम के सदस्यों ने कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। 16 सितंबर को जवाबी कार्रवाई में एमआईएम के एक दफ्तर पर भी हमला किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में लोग ऑफिस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और हंगामा करते दिख रहे हैं। वही कार्यालय पर हमला करने में स्थानीय लोगों का नेतृत्व करने वाले बबलू नाम के एक व्यक्ति ने हैदराबाद पुलिस और एमआईएम पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वही अलवाल पुलिस इंस्पेक्टर ए प्रशांत ने कहा कि 15 सितंबर को मिलादुन्नबी समारोह के दौरान कार्यक्रम के लिए एक मंच को लेकर एक ही समुदाय के 2 समूहों के बीच लड़ाई हुई। इंस्पेक्टर ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और परिवारों, समुदायों और पूरे राष्ट्र पर इसके प्रभाव पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के उत्थान और महिला स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और 2047 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नए जीएसटी सुधारों से लोगों की क्रय शक्ति और बढ़ेगी। राज्य की पहलों पर प्रकाश डालते हुए नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 13,944 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा पर 19,264 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आंध्र प्रदेश ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति परिवार 2,05,000 रुपये तक का निःशुल्क कवरेज प्रदान किया जा रहा है। गरीबों के लिए एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट 25 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्चों को वहन करेगा। कर्नाटका में एक बैठक के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने स्कूली शिक्षा में
NEP के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा विभाग, NCERT, CBSE, NIOS, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और एक विशेषज्ञ समूह शामिल थे। आगे उन्होंने कहा कि तीसरी कक्षा तक प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए शिक्षण और सीखने की सामग्री विकसित की गई है। आज हमारी NEP इम्प्लीमेंटेशन की, स्कूल एजुकेशन में NEP इम्प्लीमेंटेशन की आज हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग रखा था। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट, NCERT, CBSE, NIOS, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा हमारी जो एक्सपर्ट ग्रुप है, एक्सपर्ट ग्रुप के साथ बैठ के हम लोगों ने अभी तक देश में अर्ली चाइल्डहुड की बाल बटिका 1, 2, 3 की टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन गया है। क्लास 1 to क्लास 8 तक का किताबें बन गई है। अभी 9, 10 का किताब अगले एकेडमिक ईयर्स तक आने का योजना बन रही है। फिर आगे 11th and 12, 11वीं 12वीं का भी किताब आ जाएगा। NEP जिस स्पिरिट में बनी है, देश की नई पीढ़ी को रूटेड और फ्यूचरिस्टिक दोनों बनाने के लिए बड़े अच्छे काम सब पिछले 3-4 सालों में हमारी जो NEP की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए NCF बना था, कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना था। कैरिकुलम फ्रेमवर्क बहुत बढ़िया से अनेक राज्यों ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लगभग देश की सभी राज्यों ने NEP अलाइन हो रहे हैं। उनका शब्द शायद कहीं कहीं अलग है, लेकिन हमने प्ले बेस्ड एजुकेशन अर्ली स्टेज में कहा था। लगभग देश की सभी राज्य प्ले बेस्ड जॉयफुल एजुकेशन को अडॉप्ट किया है। ये मैं मानता हूं NEP की सबसे बड़ा उपलब्धि है। राहुल गांधी द्वारा आज लगाए गए वोट चोरी के ताज़ा आरोपों पर कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने कहा कि ये सबसे गंभीर आरोपों में से है। उन्होंने जो आखिरी आरोप लगाए हैं वे 100% सही साबित हुए हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात बिल्कुल सही साबित की है और चुनाव आयोग को तुरंत अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, न कि भागना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर वे अपनी विश्वसनीयता फिर से हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बहाल करेगी, न कि आपकी धमकी देने की शैली। करूर में आयोजित DMK के मुपेरुम विझा में मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने आत्मविश्वास से लबरेज घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि DMK के शासन नीतियों और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को लोगों का विश्वास अर्जित किया है। अपनी पार्टी की मजबूती पर विश्वास जताते हुए स्टालिन ने कहा कि लोगों ने हमारा काम देखा है, उन्हें DMK के नेतृत्व पर भरोसा है। हम 2026 में फिर से जीतेंगे। AIADMK की ओर से ध्यान दिलाते हुए स्टालिन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए विपक्षी नेता एडापादी पलानीस्वामी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से इशारे AIADMK की भाजपा पर निर्भरता को उजागर करते हैं। स्टालिन ने आगे कहा कि AIADMK में अगले चुनाव में DMK को गंभीर चुनौती देने के लिए राजनीतिक ताकत या विश्वसनीयता का अभाव है। सीधे तौर पर उनका नाम लिए बिना स्टालिन ने अभिनेता अजय पर भी निशाना साधा, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। स्टालिन ने कई पूर्व नेताओं और मशहूर हस्तियों को याद दिलाते हुए जिन्होंने बदलाव लाने का वादा किया था, उन्होंने कहा कि बदलाव की बात की लेकिन वे खुद बदल गए। DMK न बदली और न ही गायब होगी। उनके इस बयान को विजय के TVK के लिए एक संदेश के रूप में देखा गया, जिसने 2026 से पहले अपना आधार बनाना शुरू कर दिया है। स्टालिन ने भाजपा पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि पार्टी का तमिलनाडु में कोई स्थान नहीं है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा कि बातचीत में क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं। अगर EPS कोई टिप्पणी करता है तो अमित शाह भविष्य में टिप्पणी करते हैं। यह उन नेताओं पर निर्भर करता है जिन्होंने एक दूसरे से बात की है और मैं AIADMK के संबंध में लगातार कहता रहा हूं कि यह उन्हें तय करना है कि वे कैसे जाना चाहते हैं। और बीजेपी ने न तो किसी भी पार्टी के मामले में हस्तक्षेप किया है और न ही हमने बताया है कि एक पार्टी को खुद को कैसे संचालित करना चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं किया है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। NDA को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। AIADMK को कैसा होना चाहिए यह पार्टी के नेताओं को तय करना है। यह बहुत स्पष्ट है कि मैदान में 4 खिलाड़ी हैं। मैदान में एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अब मैं कहूँगा कि यह एक बहुत ही अलग तमिलनाडु चुनाव है, क्योंकि जो व्यक्ति तीसरे और चौथे स्थान पर आ रहा है वह यह भी तय करेगा कि कौन पहले आएगा।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।